उत्तर प्रदेश के एक छोटे से धूल भरे गांव रामपुर की दोपहर हमेशा की तरह गर्म थी। सूरज सिर पर था और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जहां पंचायत बैठा करती थी, आज कुछ अलग ही शोर था। गांव के बच्चे और कुछ बुजुर्ग एक लड़के को घेर कर खड़े थे और जोर जोर से हंस रहे थे। भीड़ के बीच में खड़ा था 15 साल का विक्रम। उसके कपड़े मैले थे, कमीज का एक बटन टूटा हुआ था और पैरों में प्लास्टिक की टूटी हुई चप्पल थी जिसे उसने तार से बांध रखा था। उसके हाथों में एक अजीब सा चित्र था जिसे उसने कोयले से एक पुराने अखबार पर बनाया था। गांव का सबसे अमीर जमींदार ठाकुर साहब अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंसे और बोले, अरे ओ मुंगेरी लाल, तो अब तू चांद पर जाएगा? अरे पहले अपने बाप की टूटी साइकिल तो ठीक कर ले, फिर उड़ने की सोचना। सारी भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। बच्चे विक्रम की तरफ मिट्टी फेंकने लगे। एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, विक्रम पागल है, विक्रम पागल है। लेकिन विक्रम की आंखों में न तो गुस्सा था और न ही शर्म। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी जिद जो शायद उन गांव वालों की समझ से परे थी। उसने धीरे से अपने चित्र को अपनी छाती से लगाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचाती है, और बिना एक शब्द बोले वहां से मुड़ गया। विक्रम के पिता रामदीन गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और रद्दी इकट्ठा करने का काम करते थे। जब विक्रम घर पहुंचा तो रामदीन अपनी खाट पर लेटे खांस रहे थे। विक्रम ने चुपचाप कोने में रखे मटके से पानी निकाला और पिता को दिया। रामदीन ने कांपते हाथों से पानी पिया और विक्रम की तरफ देखा। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, फिर गया था उन लोगों के बीच? मैंने तुझे कितनी बार कहा है बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे सपने हमारी औकात से बड़े नहीं होने चाहिए। लोग हंसते हैं, तमाशा बनाते हैं। विक्रम ने पिता के पैर दबाते हुए कहा, बापू, लोग तो भगवान पर भी हंसते हैं जब उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस माँ से किया हुआ वादा निभाना है। माँ का नाम सुनते ही रामदीन की आंखों में नमी आ गई। 2 साल हो गए थे विक्रम की माँ सुमित्रा को गुजरे हुए। टीबी की बीमारी ने उसे धीरे धीरे मार डाला था। मरने से पहले सुमित्रा ने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मैं जा रही हूं बहुत दूर, ऊपर तारों के पास, लेकिन तू चिंता मत करना, मैं वहीं से तुझे देखूंगी। उस दिन के बाद से विक्रम हर रात छत पर लेटकर आसमान को देखता रहता। उसे लगता कि सबसे चमकीला तारा उसकी माँ है। वह घंटों उस तारे से बातें करता। एक दिन उसने सोचा, अगर माँ मुझे देख सकती है तो क्या मेरी बात सुन सकती है? अगर मैं उसे एक चिट्ठी भेजना चाहूं तो कैसे भेजूं? गांव के स्कूल मास्टर जी ने एक बार बताया था कि सरकार बड़े बड़े रॉकेट बनाकर आसमान में भेजती है। वो रॉकेट बादलों को चीरकर हवा को पार करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं। बस उसी दिन विक्रम के बाल मन में एक बात बैठ गई, अगर सरकारी रॉकेट ऊपर जा सकता है तो मेरा रॉकेट भी जा सकता है। मुझे बस एक रॉकेट बनाना है और उसमें माँ के लिए अपनी चिट्ठी रखकर भेजनी है। यही उसका पागलपन था और यही उसकी जिद्द। अगली सुबह विक्रम अपने मिशन पर निकल पड़ा। उसके पास न पैसा था, न कोई बड़ी मशीन और न ही कोई डिग्री। उसके पास था तो बस उसका दिमाग और भारतीय होने का सबसे बड़ा हुनर, जुगाड़। वह सबसे पहले गांव के कबाड़ी की दुकान पर गया। कबाड़ी वाला, जिसे सब काका कहते थे, अपनी दुकान के बाहर बीड़ी पी रहा था। विक्रम को देखते ही उसने माथा पीटा, आ गया मेरा वैज्ञानिक, अब क्या चाहिए तुझे? पिछली बार तूने मेरी पुरानी साइकिल की चेन निकाल कर न जाने क्या मशीन बनाई थी जो चली ही नहीं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, काका इस बार पक्का चलेगा। मुझे एक लोहे का पाइप चाहिए, मजबूत वाला, और अगर कोई पुराना खराब हो चुका गैस का सिलेंडर मिल जाए तो? कबाड़ी वाला अपनी जगह से उछल पड़ा, गैस सिलेंडर? तू क्या पूरे गांव को उड़ाने का प्लान बना रहा है? भाग जा यहां से, मुझे पुलिस के डंडे नहीं खाने हैं। विक्रम ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि काका ऊपर से सख्त हैं लेकिन दिल के नरम हैं। उसने अपनी जेब से 10 रुपये का एक मुड़ा तुड़ा नोट निकाला जो उसने पिछले हफ्ते एक शादी में वेटर का काम करके कमाया था। काका ये रख लो और उधार में लिख लेना। मैं कसम खाता हूं जब मेरा रॉकेट उड़ेगा तो उसमें आपका नाम भी लिखूंगा। कबाड़ी वाला हंसा, लेकिन उसकी हंसी में इस बार व्यंग्य नहीं था। उसने एक पुराना जंग लगा हुआ छोटा सिलेंडर, जो शायद वेल्डिंग वालों का था, और कुछ लोहे की पट्टियां विक्रम की तरफ सरका दी। ले जा और अपनी जान मत जोखिम में डालना। विक्रम उस भारी सिलेंडर को अपने कंधे पर लादकर घर लाया। अब समस्या यह थी कि रॉकेट उड़ेगा कैसे? उसे ईंधन चाहिए था। उसने दिवाली के पटाखों को देखा था, उनमें काला बारूद होता है, लेकिन उसे बहुत सारा बारूद चाहिए था और उसके पास पैसे नहीं थे। विक्रम ने गांव के पुस्तकालय, जो असल में पंचायत घर का एक छोटा सा कमरा था, में जाकर पुरानी विज्ञान की किताबें ढूंढी। उसे एक किताब मिली
जिसमें पुराने जमाने के बारूद बनाने का तरीका लिखा था। उसे पोटाश और चीनी की जरूरत थी। चीनी तो घर में थी, लेकिन पोटाश? उसे याद आया कि गांव के किसान खेतों में खाद डालते हैं। उस खाद में वही रसायन होता है जो उसे चाहिए था। अगले कई हफ्तों तक विक्रम ने एक चोर की तरह काम किया। वह खेतों के किनारे गिरे हुए खाद के दानों को चुनता। उसने अपनी मां की पुरानी रसोई को अपनी प्रयोगशाला बना लिया। वह घंटों तक खाद को पानी में घोलता, उसे छानता और फिर धूप में सुखाता। एक दिन जब वह लोहे के सिलेंडर को काटकर उसे आकार दे रहा था, उसका हाथ फिसल गया। लोहे की एक तेज धार उसकी हथेली पर लग गई। खून की धार बह निकली। दर्द तेज था, लेकिन विक्रम रुका नहीं। उसने अपने गंदे कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़ा, हाथ पर बांधा और फिर से काम में जुट गया। तभी उसके पिता रामदीन अंदर आए। बेटे के हाथ से खून बहता देख वे घबरा गए। उन्होंने विक्रम के हाथ से हथौड़ा छीन लिया और दूर फेंक दिया। बस बहुत हो गया, रामदीन चिल्लाए। पागलपन की भी एक हद होती है विक्रम, तू अपनी जान ले लेगा। ये सब अमीरों के चोचले हैं। हम गरीब लोग जमीन पर रेंगने के लिए पैदा हुए हैं, आसमान में उड़ने के लिए नहीं। भूल जा अपनी मां को, वो मर चुकी है। पिता के मुंह से ये शब्द सुनकर विक्रम सन्न रह गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ चूल्हे पर उबलते हुए रसायन की खदबदाने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने भीगी आंखों से पिता को देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, बापू, गरीब का बेटा हूं, इसलिए सपना देखना छोड़ दूं? मां कहती थी कि गरीबी जेब में होती है, सोच में नहीं। आप देखना बापू, एक दिन यही कबाड़ आसमान को छुएगा और उस दिन पूरा गांव जो आज मुझ पर हंस रहा है, वो अपनी गर्दन ऊपर करके मेरे रॉकेट को देखेगा। रामदीन के पास कोई जवाब नहीं था। वे जानते थे कि उनका बेटा जिद्दी है, बिल्कुल अपनी मां की तरह। वे बुझे मन से बाहर चले गए। महीने बीतते गए। विक्रम ने धीरे धीरे उस कबाड़ को एक ढांचे में बदलना शुरू कर दिया। उसने सिलेंडर के निचले हिस्से को काटकर उसमें एक नोजल लगाया, जिसे उसने मिट्टी और चीनी मिट्टी सिरेमिक के कपों को पीसकर बनाया था, ताकि वह आग की गर्मी को झेल सके। उसने रॉकेट के पंख फिन्स बनाने के लिए टिन की चादरों का इस्तेमाल किया। उसने गणित का जो भी ज्ञान स्कूल में सीखा था और जो कुछ अपनी अंतरात्मा से समझा था, सब इसमें लगा दिया। उसे नहीं पता था कि एरोडायनामिक्स क्या होता है, लेकिन उसे इतना पता था कि तीर सीधा तभी जाता है जब उसके पीछे पंख सही लगे हों। गांव वालों के लिए विक्रम अब एक तमाशा बन चुका था। जब भी वह अपने अजीबोगरीब यंत्र को लेकर बाहर निकलता, लोग उसे साइंटिस्ट बाबू कहकर चिढ़ाते। लेकिन विक्रम की असली परीक्षा अभी बाकी थी। रॉकेट का ढांचा तैयार था, लेकिन उसे उड़ाने के लिए एक सुनसान जगह की जरूरत थी। गांव के पास ही एक सूखी नदी का किनारा था, जहां बहुत कम लोग जाते थे। विक्रम ने वही जगह चुनी। दिनांक तय हुई 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। विक्रम को लगा कि इससे अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। उसने एक पुरानी कॉपी के पन्ने पर अपनी मां के लिए चिट्ठी लिखी। प्यारी मां, मैं ठीक हूं। बापू भी ठीक हैं, बस थोड़ी खांसी रहती है। लोग कहते हैं मैं पागल हूं, लेकिन मुझे पता है तू मुझ पर विश्वास करती है। मैं बड़ा आदमी बनूंगा मां, ये मेरी पहली कोशिश है। अगर ये तुझ तक पहुंचे तो रात को सपने में आकर बताना। तेरा बेटा विक्रम। उसने चिट्ठी को प्लास्टिक में लपेटा और रॉकेट के ऊपरी हिस्से नोज कोन में रख दिया। सूरज ढलने वाला था। विक्रम अपनी साइकिल के पीछे उस 5 फुट लंबे भद्दे से दिखने वाले लोहे के रॉकेट को बांधकर नदी किनारे ले गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज या तो इतिहास बनेगा या फिर वह हमेशा के लिए गांव का सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। उसने रॉकेट को एक लकड़ी के स्टैंड पर खड़ा किया, माचिस की डिब्बी निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बत्ती फ्यूज को आग लगाई और पीछे की तरफ भागा। चिंगारी धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। धुआं और आग का एक गोला निकला। रॉकेट ऊपर जाने के बजाय अपनी जगह पर ही फट गया। लोहे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसके कान सुन्न हो गए थे। जब धुआं हटा तो उसने देखा कि उसका महीनों की मेहनत का रॉकेट अब जले हुए लोहे का एक ढेर बन चुका था। मां की चिट्ठी वाला हिस्सा भी जलकर काला पड़ गया था। विक्रम के घुटने जमीन पर टिक गए। वह राख के ढेर के पास गया और जले हुए कागज के टुकड़े को हाथ में उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसका हौसला टूटता हुआ महसूस हुआ। तभी झाड़ियों के पीछे से हंसने की आवाजें आईं। गांव के कुछ लड़के जिन्होंने उसका पीछा किया था बाहर निकल आए। अरे देख लो, चल गया रॉकेट, सीधा अमेरिका पहुंचा है। एक लड़का हंसते हुए बोला। ठाकुर का बेटा भी वहां था। उसने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, कबाड़ी का बेटा कबाड़ी ही रहेगा। चलो रे, अब ये तमाशा खत्म हुआ। वे लोग हंसते हुए चले गए। विक्रम को वहां अकेला, टूटा हुआ और रोता हुआ छोड़कर अंधेरा गहरा हो गया था।
विक्रम वहीं राह के पास बैठा रहा। उसे घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी मां को निराश कर दिया है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस धमाके की आवाज सिर्फ गांव वालों ने नहीं सुनी थी। नदी के उस पार कुछ किलोमीटर दूर सेना का एक छोटा सा अभ्यास शिविर ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था। वहां तैनात एक बूढ़े सूबेदार, जिसका नाम रंजीत सिंह था, ने वह धमाका सुना और धुएं का गुबार देखा। रंजीत सिंह एक अनुभवी फौजी थे। उन्हें धमाकों की आवाज की पहचान थी। यह किसी पटाखे की आवाज नहीं थी और न ही किसी बम की। यह कुछ और था, एक नियंत्रित दबाव का विस्फोट। उन्होंने अपनी जीप निकाली और अपने ड्राइवर से कहा, चलो देखते हैं उस तरफ क्या हुआ है, कहीं किसी ने कोई शरारत तो नहीं की। जब जीप नदी किनारे पहुंची तो जीप की हेडलाइट की रोशनी सीधे विक्रम पर पड़ी। विक्रम डरा नहीं, वह बस शून्य में घूर रहा था। सूबेदार रंजीत सिंह जीप से उतरे। उनकी वर्दी और रोबदार मूंछें देखकर कोई भी डर जाता, लेकिन विक्रम को अब किसी बात का होश नहीं था। रंजीत सिंह ने चारों तरफ बिखरे हुए लोहे के टुकड़ों को देखा। उन्होंने एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। वह समझ गए कि यह किसी गैस सिलेंडर का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से उसे काटा और मोड़ा गया था, वह किसी साधारण लोहार का काम नहीं था। उन्होंने जमीन पर पड़ी गंध को सूंघा, पोटाश और चीनी की गंध। सूबेदार विक्रम के पास गए और कड़क आवाज में पूछा, ओ लड़के, ये क्या है? क्या कर रहे थे यहां? बम बना रहे थे? विक्रम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू सूखे नहीं थे। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं साहब, बम नहीं, चिट्ठी भेज रहा था। चिट्ठी? किसे? सूबेदार ने हैरानी से पूछा। मां को, वो ऊपर रहती है। सूबेदार रंजीत सिंह का दिल पसीज गया, लेकिन उनका फौजी दिमाग सतर्क था। उन्होंने पूछा, ये सब किसने बनाया? ये मिश्रण, ये डिजाइन? मैंने, विक्रम ने कहा। रंजीत सिंह को विश्वास नहीं हुआ। एक 15 साल का गांव का लड़का बिना किसी साजो सामान के एक सॉलिड प्रोपेलेंट ठोस ईंधन रॉकेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा था। भले ही वह फट गया हो, लेकिन कोशिश ही अपने आप में चमत्कार थी। उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, खड़े हो जाओ, मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया? विक्रम ने हिचकिचाते हुए अपनी पूरी कहानी बताई। किताबों से पढ़ने से लेकर खाद इकट्ठा करने और नोजल बनाने तक की हर बात रंजीत सिंह चुपचाप सुनते रहे। जब विक्रम चुप हुआ तो रंजीत सिंह ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह कोई अपराध नहीं, बल्कि एक छिपी हुई प्रतिभा है। उन्होंने अपनी जेब से एक डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखा। बेटा, तुम्हारी कोशिश में एक कमी थी। तुमने ईंधन को बहुत कसकर भर दिया था, इसलिए हवा को निकलने की जगह नहीं मिली और दबाव से वो फट गया। रॉकेट को सांस लेने की जगह चाहिए होती है। विक्रम ने हैरानी से सूबेदार की तरफ देखा। आपको ये सब कैसे पता? रंजीत सिंह मुस्कुराए। मैं फौज में आने से पहले इंजीनियरिंग का छात्र था। सुनो, हार मत मानो, तुम सही रास्ते पर हो, बस तुम्हें थोड़ी सही दिशा की जरूरत है। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर दोबारा कोशिश कर सकते हैं। विक्रम की आंखों में, जो अभी बुझ चुकी थीं, एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। एक अजनबी, एक फौजी अफसर उस पर भरोसा कर रहा था। जी साहब, मैं तैयार हूं, विक्रम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। रंजीत सिंह जीप में बैठकर चले गए, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने आज एक हीरा ढूंढ लिया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। गांव वाले, गरीबी और सरकारी तंत्र, अभी बहुत सी दीवारें टूटनी बाकी थीं। और सबसे बड़ी चुनौती तो तब आने वाली थी जब यह खबर शहर के अखबारों तक पहुंचने वाली थी। विक्रम घर लौटा, लेकिन खाली हाथ नहीं। उसके पास अब एक नया ज्ञान था और एक नया साथी। उसने राख के ढेर को वहीं नदी में बहा दिया और मन ही मन कहा, मां, थोड़ा और इंतजार कर ले, अगली बार चिट्ठी जरूर आएगी। लेकिन गांव में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। विक्रम ने बम बनाया है, पुलिस आई थी, विक्रम आतंकवादी बन गया है, ये अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं। और अगले ही दिन पुलिस की एक जीप रामदीन की झोपड़ी के बाहर आकर रुकी। हवलदार ने दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि लात मारकर खोल दिया। रामदीन, विक्रम कहाँ है? उसे थाने चलना होगा। बम बनाने के जुर्म में रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम, जो पीछे के कमरे में अपने नए रॉकेट का नक्शा बना रहा था, बाहर आया। पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। पूरा गांव तमाशा देखने आ गया। ठाकुर साहब भीड़ में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़का पूरे गांव के लिए मुसीबत बनेगा। विक्रम को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाया गया। रामदीन जीप के पीछे भागते रहे, गिरते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, साहब, मेरा बेटा निर्दोष है, साहब। लेकिन जीप धूल उड़ाती हुई चली गई। विक्रम ने पीछे मुड़कर अपने बूढ़े पिता को सड़क पर रोते हुए देखा।
उसका दिल बैठ गया। क्या सपना देखने की इतनी बड़ी सजा होती है? क्या एक गरीब का बेटा वैज्ञानिक नहीं बन सकता? थाने की कोठरी में अंधेरा था और बदबू आ रही थी। विक्रम को एक कोने में बैठा दिया गया। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। मैं रोऊंगा नहीं, उसने खुद से कहा। मैं गलत नहीं हूं। तभी थानेदार के कमरे में फोन की घंटी बजी। यह फोन किसी साधारण आदमी का नहीं था। यह फोन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के दफ्तर से आया था, और फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सूबेदार रंजीत सिंह थे, जिन्होंने अपने पुराने दोस्त जो अब डीएम थे को सारी बात बता दी थी। थानेदार का चेहरा पीला पड़ गया। वह दौड़ता हुआ कोठरी की तरफ आया। उसने जल्दी से विक्रम की हथकड़ी खोली। अरे बेटा, गलती हो गई। हमें क्या पता था कि तुम फौज के आदमी हो। जाओ जाओ, तुम्हें छोड़ने खुद साहब आ रहे हैं। विक्रम समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वह थाने के बाहर निकला तो उसने देखा कि सूबेदार रंजीत सिंह अपनी जीप के पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा था ना, हम मिलकर कोशिश करेंगे। चलो, घर चलो, रंजीत सिंह ने कहा। उस दिन विक्रम को समझ आ गया कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रह गया था। यह अब एक लड़ाई बन चुका था, और इस लड़ाई में उसकी ढाल बनने के लिए कोई आ चुका था। लेकिन असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। विक्रम और सूबेदार की यह जोड़ी अब कुछ ऐसा बनाने जा रही थी जो न केवल आसमान को छुएगा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष संस्था इसरो के दरवाजे भी खटखटाएगा। जेल से छूटने के बाद का वो हफ्ता विक्रम की जिंदगी का सबसे अहम हफ्ता था। सूबेदार रंजीत सिंह ने अपना वादा निभाया। वे हर शाम अपनी जीप से गांव आते। उनकी जीप को देखते ही गांव वाले अब मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि डर और सम्मान से रास्ता छोड़ देते थे। रामदीन की छोटी सी झोपड़ी के पीछे अब एक नई प्रयोगशाला बन गई थी। रंजीत सिंह शहर से कुछ किताबें, कुछ औजार और सबसे जरूरी चीज लेकर आए थे, सही दिशा। रंजीत सिंह ने एक शाम विक्रम को समझाया, बेटा, पिछली बार तुमने बारूद को कसकर भरा था, जो एक बम बन गया। रॉकेट को उड़ने के लिए आग को धीरे धीरे और लगातार जलना होता है। हमें एक ऐसा ईंधन चाहिए जो जले पर फटे नहीं। विक्रम ने सिर खुजाते हुए कहा, साहब, मैंने सुना है चीनी और खाद पोटासियम नाइट्रेट को अगर सही अनुपात में पिघलाया जाए तो वो रॉकेट कैंडी बन जाता है। रंजीत सिंह मुस्कुराए। बिल्कुल सही, इसे कैंडी कहते हैं, लेकिन इसे पकाना बहुत खतरनाक है। अगर आंच थोड़ी भी तेज हुई तो पूरी कढ़ाई भग से उड़ जाएगी। अगले कुछ दिन रामदीन की झोपड़ी के आंगन में एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। एक चूल्हे पर विक्रम और एक बूढ़ा फौजी मिलकर कड़ाही में कुछ पका रहे थे, जैसे कोई हलवाई मिठाई बनाता है। लेकिन वो मिठाई नहीं, वो एक सपना था जो पक रहा था। विक्रम के पिता रामदीन दूर बैठे यह सब देखते रहते। उन्हें अभी भी डर लगता था, लेकिन जब वे अपने बेटे की आंखों में चमक देखते तो चुप रह जाते। समस्या सिर्फ ईंधन की नहीं थी, समस्या थी रॉकेट के शरीर की। पिछला सिलेंडर भारी था, उन्हें कुछ हल्का लेकिन मजबूत चाहिए था। विक्रम ने अपनी कबाड़ी वाली बुद्धि लगाई। वह गांव के एक पुराने नलकूप ट्यूबवेल की बोरिंग करने वाले मिस्त्री के पास गया। वहां उसे एक पुराना जंग लगा हुआ लेकिन मजबूत स्टील का पाइप मिला। काका, ये पाइप मुझे दे दो, विक्रम ने कहा। मिस्त्री ने हंसकर कहा, ले जा, वैसे भी कबाड़ है। विक्रम ने उस पाइप को घिस घिस कर चमका दिया। अब बारी थी सबसे मुश्किल हिस्से की, नोजल। वो हिस्सा जहां से आग निकलती है और रॉकेट को ऊपर धक्का देती है। अगर नोजल पिघल गया तो रॉकेट गिर जाएगा। रंजीत सिंह परेशान थे। विक्रम, हमारे पास ग्रेफाइट नहीं है, स्टील पिघल जाएगा। विक्रम ने कुछ देर सोचा। उसकी नजर घर के कोने में पड़ी पूजा की पुरानी मूर्तियों पर गई, जो मिट्टी की बनी थी और आग में पकाई गई थी। साहब, विक्रम बोला, कुम्हार की मिट्टी। अगर हम विशेष चिकनी मिट्टी में थोड़ा लोहे का बुरादा मिला दें और उसे ईंट के भट्ठे में पका दें तो वो पत्थर जैसी हो जाएगी। रंजीत सिंह ने विक्रम की पीठ थपथपाई। यही तो भारत का दिमाग है, शाबाश। काम तेजी से चल रहा था, लेकिन एक दिन एक और मुसीबत आ गई। रॉकेट को स्थिर रखने के लिए और डेटा रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें एक अल्टीमीटर ऊंचाई नापने का यंत्र और एक छोटे कैमरे की जरूरत थी। रंजीत सिंह अपनी पेंशन के पैसों से मदद कर रहे थे, लेकिन वो भी कम पड़ रहे थे। एक छोटा सा कैमरा और सेंसर खरीदने के लिए 5,000 रुपये चाहिए थे। विक्रम उदास हो गया। काम फिर रुकने वाला था। उस रात रामदीन घर देर से लौटा। उसने विक्रम के हाथ में 5,000 रुपये रख दिए। नोट पुराने और मैले थे। विक्रम चौंक गया। बापू, ये पैसे कहां से आए? रामदीन ने नजरें चुराते हुए कहा। बस कहीं से इंतजाम हो गया, तू अपना काम कर। लेकिन विक्रम ने देखा कि रामदीन की कलाई खाली थी। वहां वो पुरानी HMT हेम्टी घड़ी नहीं थी जो रामदीन के पिता ने उसे दी थी,
और जिसे वो जान से ज्यादा संभाल कर रखता था। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। बापू, आपने दादाजी की घड़ी बेच दी? रामदीन ने विक्रम के सिर पर हाथ रखा और भारी गले से कहा, घड़ी तो सिर्फ वक्त बताती है बेटा, लेकिन अगर मेरा बेटा कुछ कर गया तो वो वक्त ही बदल देगा। ले, जा और जी ले अपना सपना। उस दिन विक्रम ने कसम खाई कि इस रॉकेट को फेल नहीं होने देगा। अब रॉकेट लगभग तैयार था। विक्रम ने उसे नाम दिया सुमित्रा एक, अपनी मां के नाम पर। लेकिन एक समस्या और थी। रॉकेट ऊपर जाएगा, चिट्ठी ले जाएगा, लेकिन वापस कैसे आएगा? अगर वो पत्थर की तरह गिरा तो किसी के घर पर गिर सकता है, किसी को मार सकता है। विक्रम को पैराशूट चाहिए था, लेकिन कपड़ा कहां से आए जो हल्का भी हो और मजबूत भी? उसने अपनी मां की पुरानी संदूक खोली। सबसे ऊपर एक लाल रंग की साड़ी रखी थी। यह वही साड़ी थी जो सुमित्रा ने अपनी शादी में पहनी थी। विक्रम ने उस साड़ी को उठाया। उसे लगा जैसे उसमें मां की खुशबू अभी भी बाकी है। उसने कैंची उठाई। उसके हाथ कांपे। क्या वो मां की सबसे प्यारी निशानी को काट दे? तभी उसे लगा जैसे मां कह रही हो, पागल लड़के, मैं तो तेरे साथ ही हूं, काट दे। विक्रम ने साड़ी को काटा और उससे एक सुंदर लाल पैराशूट सिला। तारीख तय हुई 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। इस बार विक्रम ने किसी से छिपाकर नहीं, बल्कि ऐलान करके रॉकेट उड़ाने का फैसला किया। मैं चोर नहीं हूं, उसने रंजीत सिंह से कहा। मैं वैज्ञानिक हूं, दुनिया देखेगी। सूबेदार ने गांव के प्रधान और पुलिस को सूचित कर दिया था कि यह एक शैक्षिक प्रयोग है और सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। खबर आग की तरह फैल गई। कबाड़ी का बेटा फिर से तमाशा करने वाला है। इस बार भीड़ दुगुनी थी। आसपास के गांवों के लोग भी आए थे। ठाकुर साहब अपनी पूरी मंडली के साथ आए थे, इस उम्मीद में कि एक और धमाका होगा और उन्हें हंसने का मौका मिलेगा। नदी के किनारे एक लोहे का लॉन्च पैड बनाया गया था। उस पर 6 फीट ऊंचा सिल्वर रंग का चमचमाता रॉकेट सुमित्रा एक खड़ा था। उस पर तिरंगा बना हुआ था और बड़े अक्षरों में लिखा था, मां मां। दोपहर के 12 बज रहे थे। सूरज तेज चमक रहा था। विक्रम ने एक पुराना हेलमेट पहना हुआ था। रंजीत सिंह उसके बगल में खड़े थे, हाथ में एक स्टॉप वॉच लिए। भीड़ शोर मचा रही थी। बच्चे चिल्ला रहे थे। रंजीत सिंह ने सीटी बजाई, सब पीछे हटो, काउंटडाउन शुरू। भीड़ शांत हो गई। हवा भी जैसे रुक गई। रामदीन एक पेड़ के पीछे खड़ा कांप रहा था। वह देख नहीं पा रहा था, वह बस प्रार्थना कर रहा था। विक्रम ने इग्निशन का तार जोड़ा। उसने आंखें बंद की और मां का चेहरा याद किया। 10, 9, 8। रंजीत सिंह की आवाज गूंजी। ठाकुर साहब ने अपने मुंशी से कहा, देखना, अभी फुस हो जाएगा। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। विक्रम ने बटन दबाया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। लोगों के चेहरों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आने ही वाली थी कि तभी सू भक, एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ रॉकेट के नीचे से आग का एक प्रचंड बवंडर निकला। धूल का गुबार उठा और फिर वो हुआ जो उस गांव ने कभी नहीं देखा था। सुमित्रा एक जमीन छोड़कर सीधा ऊपर उठा। वो किसी दिवाली के रॉकेट की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं गया। वो एक तीर की तरह, एक राजा की तरह सीधा आसमान का सीना चीरता हुआ ऊपर गया। उसकी दहाड़ ने लोगों के दिलों को हिला दिया। भीड़ की गर्दनें ऊपर होती गईं और ऊपर और ऊपर। रॉकेट बादलों को चीरता हुआ एक छोटा सा बिंदु बन गया। पीछे सफेद धुएं की एक लंबी लकीर छोड़ गया। ओह भाई साहब, किसी ने चिल्लाया। वो तो गायब हो गया। ठाकुर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी मूंछें लटक गईं। लगभग 20 सेकंड बाद आसमान में एक छोटा सा धमाका हुआ। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अलग हुआ और फिर नीले आसमान में एक लाल रंग का फूल खिला। वो मां की साड़ी का पैराशूट था। रॉकेट का पेलोड धीरे धीरे शान से नीचे आने लगा। पूरा मैदान सन्नाटे में था और फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। पहले एक ने बजाई, फिर दूसरे ने, और देखते ही देखते हजारों हाथ बजने लगे। भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। रामदीन पेड़ के पीछे से निकला और पागलों की तरह दौड़ पड़ा। विक्रम ने हेलमेट उतारा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। जब पेलोड जमीन पर गिरा, विक्रम दौड़कर उसके पास गया। उसके अंदर रखा छोटा सा कैमरा सुरक्षित था और वो चिट्ठी अब अंतरिक्ष के करीब की हवा को छूकर वापस आई थी। रंजीत सिंह ने विक्रम को गले लगा लिया और हवा में उठा लिया। तूने कर दिखाया शेर, तूने कर दिखाया। रामदीन वहां पहुंचा और विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे पहचाना नहीं। विक्रम ने पिता को उठाया और गले लगाया। बापू, अब आपकी घड़ी वापस आएगी और बहुत अच्छी वाली आएगी। उस शाम रामपुर गांव में दिवाली जैसा माहौल था। जिस लड़के को सब पागल कहते थे, आज सब उसके साथ सेल्फी लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। वहां मौजूद एक स्थानीय पत्रकार ने अपने फोन से रॉकेट की उड़ान का वीडियो बना लिया था। उसने उसे एक भड़कीले शीर्षक के साथ इंटरनेट पर डाल दिया। देसी लड़के ने बनाया मिसाइल, पाकिस्तान भी डरा। सोशल मीडिया की ताकत अजीब होती है। कभी कभी गलत शीर्षक भी सही लोगों तक खबर पहुंचा देते हैं। अगले 24 घंटों में वह वीडियो वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, हर जगह उस लाल साड़ी वाले पैराशूट और उस लड़के के जुनून की चर्चा थी। यह वीडियो शेयर होते होते बैंगलोर पहुंचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आर्यन शर्मा अपने केबिन में लंच कर रहे थे। उनके एक जूनियर ने दौड़ते हुए आकर अपना फोन दिखाया। सर, ये देखिए, यूपी के किसी गांव का वीडियो है। लोग कह रहे हैं फेक है, लेकिन डॉ. आर्यन ने चश्मा ठीक करते हुए वीडियो देखा। उनकी अनुभवी नजरें भीड़ या शोर पर नहीं, बल्कि रॉकेट के धुएं, एग्जॉस्ट प्लूम पर टिकी थीं। मशीनिंग परफेक्ट है डॉ. आर्यन बड़बड़ाए। उड़ान पूरी तरह स्थिर है, स्टेबल फ्लाइट। और वो पैराशूट डिप्लॉयमेंट, टाइमिंग बिल्कुल सटीक है। उन्होंने वीडियो को जूम किया। ये किसने बनाया है? किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने? जूनियर ने जवाब दिया, नहीं सर, खबर है कि ये 10वीं फेल एक कबाड़ी के लड़के ने बनाया है, पुराने पाइप और खाद से। डॉ. आर्यन की चम्मच हाथ से छूट गई। वे कुर्सी से खड़े हो गए। पुराने पाइप से, खाद से? यह असंभव है। या तो ये लड़का झूठ बोल रहा है, या फिर उनकी आंखों में एक चमक आ गई, या फिर हमारे पास एक ऐसा हीरा है जो कोयले की खान में दबा हुआ है। उन्होंने तुरंत फोन उठाया। मुझे इस लड़के का पता चाहिए और मुझे रामपुर के डीएम का नंबर मिलाओ, अभी के अभी। उधर रामपुर में विक्रम अपनी छत पर लेटा तारों को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका वो छोटा सा रॉकेट अब उसे वहां ले जाने वाला है जहां जाने का सपना हर भारतीय देखता है। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रसिद्धि अपने साथ दुश्मन भी लाती है। अगली सुबह विक्रम के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी नहीं, बल्कि काली खिड़कियों वाली एक बड़ी सरकारी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे जिन्होंने सूट पहना था और आंखों पर काला चश्मा था। गांव वाले डर गए। सीबीआई सीबीआई है, विक्रम को पकड़ने आई है। ठाकुर साहब दूर से खुश हो रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, देशद्रोह का केस बनेगा। बिना लाइसेंस के मिसाइल दागोगे तो यही होगा। रामदीन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। विक्रम बाहर आया। सूट वाले आदमी ने पूछा, क्या तुम विक्रम हो? जी, विक्रम ने डरते हुए कहा। तुम्हारे साथ चलना होगा, पूछताछ करनी है। रंजीत सिंह वहां पहुंचे और बीच में खड़े हो गए। किस बात की पूछताछ? इसने कोई गुनाह नहीं किया है। सूट वाले आदमी ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। उस पर भारत सरकार का निशान था, लेकिन वो पुलिस नहीं थी। वो इंटेलिजेंस वाले लग रहे थे। हमें आदेश है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लड़के को हमारे साथ आना होगा। विक्रम को गाड़ी में बैठाया गया। रामदीन रोता रहा। रंजीत सिंह ने अपना फोन निकाला और डीएम को कॉल किया, लेकिन फोन व्यस्त था। गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई। विक्रम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। एसी चल रहा था, लेकिन उसे पसीना आ रहा था। साहब, मुझे कहां ले जा रहे हैं? उसने हिम्मत करके पूछा। बगल में बैठे अधिकारी ने अपना चश्मा उतारा और पहली बार मुस्कुराया। बेटा, डरो मत, तुम्हें जेल नहीं ले जा रहे। तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलवाने ले जा रहे हैं जो बचपन में अखबार बेचा करता था और बाद में देश का राष्ट्रपति बना। शायद तुमने डॉ. कलाम का नाम सुना होगा। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन वो तो अब नहीं रहे। हाँ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है, और आज वो विरासत तुम्हें बुला रही है। हम बैंगलोर जा रहे हैं। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। खेत पीछे छूट रहे थे, उसका गांव पीछे छूट रहा था, लेकिन आसमान उसके साथ चल रहा था। बैंगलोर की चकाचौंध रोशनी ने विक्रम की आंखों को चौंधिया दिया था। रामपुर की धूल भरी गलियों से निकलकर वह सीधे भारत की सिलिकॉन वैली में आ गया था। ऊंची इमारतें, साफ सड़कें और वो विशाल गेट जिस पर लिखा था इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह सपना है? उसने अपने हाथ पर चिकोटी काटी। दर्द हुआ। यह सच था। उसे एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया गया। वहां एक लंबी मेज थी जिसके चारों तरफ देश के सबसे बड़े दिमाग बैठे थे। सफेद बाल, मोटे चश्मे और गंभीर चेहरे। कमरे में इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। डॉ. आर्यन शर्मा ने विक्रम को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। विक्रम ने डरते डरते अपनी चप्पलें बाहर ही उतार दी और नंगे पैर अंदर आया। यह उसकी संस्कार थे। विद्या के मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाते। एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम डॉ. अय्यर था, विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा
और नाक सिकोड़ी। आर्यन, तुम मजाक कर रहे हो? यह बच्चा जिसने कबाड़ और खाद से पटाखा बनाया, उसे तुम यहां ले आए? यह कोई स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, यह रॉकेट साइंस है। डॉ। आर्यन मुस्कुराए। डॉ। अय्यर, कभी कभी हीरा कोयले की खान में ही मिलता है। चलिए परीक्षा लेते हैं। डॉ। अय्यर ने विक्रम की तरफ एक मार्कर फेंका और पीछे व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा किया। लड़के, बोर्ड पर जाओ और मुझे बर्न रेट कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखकर दिखाओ। विक्रम बोर्ड के पास गया। वह कांप रहा था। उसने कभी अंग्रेजी की किताबें नहीं पढ़ी थी। उसे कोफिशिएंट का मतलब भी नहीं पता था। वह चुपचाप खड़ा रहा। डॉ। अय्यर हंसे। देखा, इसे बुनियादी बातें भी नहीं पता। इसे वापस गांव भेज दो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा सब खत्म हो गया। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, रंजीत सिंह का भरोसा याद आया। नहीं, वह ऐसे हार नहीं मान सकता। विक्रम ने मुड़कर डॉ. अय्यर को देखा और बहुत विनम्रता से कहा, साहब, मुझे आपकी अंग्रेजी नहीं आती, मुझे फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि आग कितनी तेज जलेगी तो मैं बता सकता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने मार्कर उठाया और बोर्ड पर एक चित्र बनाया। यह किसी किताब का चित्र नहीं था, यह एक चूल्हे का चित्र था। साहब, विक्रम ने हिंदी में समझाना शुरू किया, अगर हम चूल्हे में गीली लकड़ी डालते हैं तो धुआं ज्यादा होता है, आग कम। अगर सूखी लकड़ी एक साथ ठूंस दें तो भग से जलकर खत्म हो जाएगी। रॉकेट भी चूल्हा ही है। हमें खाद फ्यूल को ऐसे पीसना है कि उसका दाना न ज्यादा बड़ा हो न ज्यादा छोटा। अगर दाना मटर जितना बड़ा होगा तो वो धीरे जलेगा और रॉकेट को लंबा धक्का देगा। अगर वो आटे जैसा बारीक होगा तो वो बम की तरह फट जाएगा। उसने बोर्ड पर एक सही अनुपात रेशियो का हिसाब लिखा, वही हिसाब जो उसने अपनी मां की रसोई में अनगिनत बार जलकर सीखा था। डॉ. आर्यन की आंखों में चमक आ गई। डॉ. अय्यर भी चुप हो गए। विक्रम ने किताबी भाषा नहीं बोली थी, लेकिन उसका तर्क, लॉजिक 100% सही था। डॉ. आर्यन ने ताली बजाई। इसे कहते हैं अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन। किताबें रटी जा सकती हैं, लेकिन समझ अनुभव से आती है। विक्रम, स्वागत है इसरो में। अगले 5 साल विक्रम के लिए तपस्या के साल थे। उसे एक विशेष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी गई। दिन में वह इंजीनियरिंग कॉलेज जाता और शाम को वह इसरो की प्रयोगशालाओं में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ काम करता। उसने अंग्रेजी सीखी, गणित सीखा और कंप्यूटर चलाना सीखा, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। जब भी कोई जटिल समस्या आती और बड़े वैज्ञानिक कंप्यूटर सिमुलेशन में उलझ जाते, विक्रम कोई ना कोई देसी जुगाड़ लेकर आता। एक बार एक सैटेलाइट के सोलर पैनल खुलने में दिक्कत कर रहे थे। विदेशी पुर्जे बहुत महंगे थे और आने में महीनों लगते। विक्रम ने साइकिल की ब्रेक के तार, वायर मैकेनिज्म के सिद्धांत का उपयोग करके एक सस्ता और हल्का तंत्र सुझाया। वैज्ञानिकों ने पहले हंसा, फिर टेस्ट किया और अंत में वही डिजाइन पास हुआ। विक्रम को अब वहां सब जुगाड़ साइंटिस्ट कहने लगे थे, लेकिन अब यह शब्द मजाक नहीं बल्कि सम्मान था। समय का पहिया घूमा। अब विक्रम 22 साल का एक नौजवान था। उसके चेहरे पर अब दाढ़ी थी और आंखों में एक परिपक्वता। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। भारत अपना सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनदीप लॉन्च करने जा रहा था। यह एक भारी रॉकेट GSLV था जो चंद्रमा की कक्षा की तरफ जाने वाला था और विक्रम इस प्रोजेक्ट की कोर टीम का हिस्सा था। श्रीहरिकोटा का लॉन्च सेंटर। सुबह के 4 बज रहे थे। कंट्रोल रूम में तनाव, टेंशन इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। सैकड़ों कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही थी। विक्रम अपनी सीट पर बैठा था, हेडसेट लगाए हुए। उसके सामने की स्क्रीन पर रॉकेट के ईंधन का दबाव दिख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका कागज निकाला। वह वही चिट्ठी थी जो उसने 15 साल की उम्र में लिखी थी। जली हुई, फटी हुई, लेकिन सुरक्षित। लॉन्च से एक दिन पहले विक्रम ने डॉ. आर्यन से एक अजीब विनती की थी। सर, क्या मैं पेलोड फेयरिंग रॉकेट का ऊपरी हिस्सा पर कुछ लिख सकता हूं? डॉ. आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा था, यह सरकारी संपत्ति है विक्रम, लेकिन एक छोटे से कोने में जहां कोई कैमरा न देखे तुम अपनी मुहर लगा सकते हो। विक्रम ने रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक मार्कर से बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, सुमित्रा देवी, रामपुर। यह आपकी सवारी है मां। 10 मिनट्स 10 मिनट। घोषणा हुई। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में आज कोई नहीं सोया था। पंचायत घर के बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। पूरा गांव जमा था। सबसे आगे कुर्सी पर बैठे थे रामदीन। अब उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था।
बगल में रिटायर्ड सूबेदार रंजीत सिंह बैठे थे, जिनकी आंखों में एक पिता जैसी चमक थी। ठाकुर साहब भी थे, लेकिन आज उनकी गर्दन झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वे भी गर्व से कह रहे थे, अरे, हमारे गांव का लड़का है। मैंने तो बचपन में ही कह दिया था कि यह कुछ बड़ा करेगा। दुनिया बदल जाती है जब आप जीत जाते हैं। स्क्रीन पर विशाल रॉकेट दिखाई दे रहा था। उसके नीचे से निकलता धुआं बता रहा था कि वह एक सोता हुआ राक्षस है जो अब जागने वाला है। T-10, 9, 8। रामदीन ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। देख ले सुमित्रा, देख ले, तेरा पागल बेटा आज क्या कर रहा है। 3, 2, 1, इग्निशन। धड़ाम। इस बार की आवाज वह फुस वाली नहीं थी। यह आवाज थी जैसे 1000 बिजलियां एक साथ कड़की हों। धरती कांप उठी। नारंगी आग के एक समुद्र के ऊपर वह सफेद दानव धीरे धीरे ऊपर उठा। लिफ्ट ऑफ। मिशन गगनदीप हैज लिफ्टेड ऑफ। रामपुर में लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। तालियों और सीटियों की आवाज ने रॉकेट की आवाज को भी दबा दिया। रामदीन स्क्रीन को छूने के लिए आगे बढ़े, जैसे वे अपने बेटे को छू रहे हों। कंट्रोल रूम में विक्रम की नजरें डेटा पर थीं। स्टेज 1 सेपरेशन कंफर्म, स्टेज 2 इग्निशन कंफर्म। रॉकेट वायुमंडल को चीरता हुआ अंतरिक्ष के अंधेरे में प्रवेश कर गया। जब रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया और आखिरी चरण अलग हुआ, तो कंट्रोल रूम खुशी से झूम उठा। वैज्ञानिक एक दूसरे को गले लगा रहे थे। विक्रम ने अपना हेडसेट उतारा। वह शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंतरिक्ष के उस सन्नाटे में है। वहां कोई शोर नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई ताने नहीं, सिर्फ शांति और तारे। और उन तारों के बीच उसे लगा जैसे एक तारा थोड़ा ज्यादा चमक रहा है, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। डॉ आर्यन विक्रम के पास आए। उन्होंने देखा कि विक्रम रो रहा है। विक्रम, क्या हुआ? हम जीत गए। विक्रम ने अपनी जेब से वो जली हुई चिट्ठी निकाली और डॉ आर्यन के हाथ में रख दी। सर, आज डाक पहुंच गई। डॉ आर्यन ने वह चिट्ठी देखी और उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने विक्रम को गले लगा लिया। कहानी का आखिरी दृश्य कुछ साल बाद का है। रामपुर के सरकारी स्कूल का नाम अब विक्रम साराभाई विज्ञान केंद्र नहीं, बल्कि विक्रम रामदीन विज्ञान स्कूल हो गया था। विक्रम एक अतिथि के रूप में गांव आया था। वह अपनी महंगी गाड़ी से उतरा, लेकिन सूट बूट में नहीं, बल्कि एक साधारण खादी के कुर्ते में। बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। विक्रम भैया, हमें भी रॉकेट बनाना है। विक्रम घुटनों के बल बैठा। उसने एक छोटे बच्चे, जिसके कपड़े वैसे ही मैले थे जैसे कभी विक्रम के हुआ करते थे, को अपने पास बुलाया। तुम्हें रॉकेट बनाना है? विक्रम ने पूछा। बच्चे ने सिर हिलाया। हाँ, पर लोग कहते हैं मैं गरीब हूं। विक्रम ने बच्चे के गाल पर हाथ रखा और वह बात कही जो इस कहानी का सार थी। सुनो छोटे उस्ताद, रॉकेट पैसे से नहीं उड़ता, रॉकेट आग से उड़ता है। वो आग जो यहाँ पेट की तरफ इशारा करते हुए नहीं, बल्कि यहाँ दिल की तरफ इशारा करते हुए लगी होती है। अगर तुम्हारे पास वो आग है तो कबाड़ भी सोना बन जाएगा, और अगर वो आग नहीं है तो सोने का रॉकेट भी जमीन पर ही रहेगा। विक्रम ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो आसमान देख रहे हो, वो किसी की जागीर नहीं है, वो उसका है जो उसे छूने की हिम्मत रखता है। जाओ, अपना कबाड़ इकट्ठा करो, मैं इंतजार करूंगा।